लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा ऑडिट ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स की ऑडिट, कॉलेज की ऑडिट, यूनिवर्सिटीज की ऑडिट, कोचिंग सेंटर्स की ऑडिट। लेकिन हम सिर्फ वही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर लेने जा रहे हैं जो कि चैरिटेबल हो। यानी कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ उन्हीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर कर रहे हैं जो कि चैरिटेबल हो, क्योंकि यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। जो प्रॉफिट पर्पस से एकेडमीज है, स्कूल्स है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आप अपने स्कूल की ऑडिट कैसे कर पाएंगे। अगर आप अपने स्कूल की ऑडिट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू द ऑडिट ऑफ योर स्कूल, तो आपको सबसे पहले वहां से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी सर? आपका स्कूल जो है वो एक सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकता है, आपका स्कूल एक ट्रस्ट भी हो सकता है, और आपका स्कूल एक सोसाइटी भी हो सकता है। तीन बड़े फॉर्मेट माने गए हैं चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए: सोसाइटी, ट्रस्ट एंड द सेक्शन 8 कंपनी। आपको क्या लगता है स्कूल ज्यादातर क्या होते होंगे? सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट? ट्रस्ट। सभी बच्चे जवाब दे जिन 5 बच्चों की ड्यूटी लगाई गई। ट्रस्ट सर। ट्रस्ट ही होते हैं। ट्रस्ट सर। नहीं, मोस्टली स्कूल जो होते हैं वो सोसाइटीज होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बड़े स्कूल ट्रस्ट के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली स्कूल्स जो होते हैं, कॉलेजेस जो होते हैं वो सोसाइटी के नीचे आते हैं, लेकिन कुछ बड़े स्कूल ट्रस्ट के नीचे भी आ सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी यहाँ पर नाम मात्र की मिलेगी, ठीक है, नेग्लिजिबल। हो सकता है एक भी भारत में स्कूल सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड ना हो। सोसाइटी जो होती है, ट्रस्ट जो होती है, उसके मुकाबले सेक्शन 8 कंपनी ज्यादा सिस्टमेटिक होता है, बट सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस थोड़ा सा आसानी से नहीं मिलता। दूसरा, कंप्लायंस ज्यादा है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो, क्या कंप्लायंस ज्यादा होता है? अगर आप सोसाइटी या ट्रस्ट बनाते हो ना, तो आप अपने अकाउंट्स कैश बेसिस या फिर एक्रूवल बेसिस दोनों पे मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी बनाओगे तो कौन से बेस पे मेंटेन करने पड़ेंगे? एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस। सर वैसे भी सेक्शन 8 कंपनी है तो आधा कंपनी लॉ लग जाता है उसके ऊपर। हाँ, एक ना सेक्शन 8 कंपनी में फॉर्मेलिटीज बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज कंपनी लॉ लग जाता है, और कंपनी लॉ बड़ा हैवी लॉ, तो उसमें कंप्लायंस बहुत ज्यादा है, नियम कायदे बहुत ज्यादा है। जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी जो है उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स की फाइलिंग जरूरी हो जाएगी, और वो भी आपको करना ही पड़ेगा, पेनल्टीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। सोसाइटी, ट्रस्ट इसीलिए ज्यादा फेवरेबल माना गया है। तो जब भी आप किसी स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट करो, सबसे पहले क्या चेक करो? चेक करो उसका लीगल स्टेटस क्या है। नंबर 1, चेक द लीगल स्टेटस। क्या सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है? फिर चेक करो कि उसके ऊपर जो लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो कौन कौन सा है। जो एप्लीकेबल लॉज हैं वो एक तो जो भी द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 होगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के साथ आपको स्टेट सोसाइटी एक्ट भी फॉलो करने पड़ेगा, यानी कि सोसाइटी में आपको डबल लॉ फॉलो करना पड़ेगा। सोसाइटी में आपको एक तो जो सेंट्रल लॉ है हमारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860, वो फॉलो करना पड़ेगा। एक आपको सोसाइटी के अंदर स्टेट लॉ भी फॉलो करना पड़ेगा, तो ड्यूअल कंप्लायंस होगा यहाँ पर। बट फिर भी सोसाइटीज बड़ी फेमस है, क्योंकि स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ मिलाकर भी कंप्लायंस कम मांगते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट है उसके अंदर कंप्लायंस सोसाइटी के मुकाबले बढ़ जाता है, और सेक्शन 8 कंपनी में कंप्लायंस और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, तो चेक कीजिए लीगल स्टेटस क्या है इनका, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या सेक्शन 8 कंपनी है। फिर अगर सोसाइटी है तो पढ़िए उस स्टेट के रिस्पेक्टिव सोसाइटी एक्ट को, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 को। ट्रस्ट है तो कौन सा एक्ट पढ़िए? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और सेक्शन 8 कंपनी है तो कंपनी लॉ पढ़िए। साथ में चेक कीजिए कि इनके अंदर मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, बायलॉज, ट्रस्ट डीड क्या बनी, क्या इनके मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या इनके मेन पर्पज है, किस पर्पज के लिए बनी हुई, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फाउंडर मेंबर्स कौन है, किसने इस ट्रस्ट का निर्माण किया है, ये सब आप चेक कीजिए। दूसरा चेक कीजिए कि यहां पर मैनेजमेंट किसके हाथ में, हु इज मैनेजिंग
द स्कूल। स्कूल की मैनेजमेंट और स्कूल का प्रिंसिपल एक ही बात है, अलग अलग बात? अलग अलग भी हो सकते हैं सर, एक भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली स्कूल की मैनेजमेंट अलग होती है, प्रिंसिपल अलग होती है। ठीक है, किसके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, प्रिंसिपल या स्कूल की मैनेजमेंट? मैनेजमेंट। ठीक है, जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं वो प्रिंसिपल के हाथ में होते हैं, और जो कैपिटल डिसीजंस होते हैं, बड़े डिसीजंस होते हैं, वो मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होते हैं। मैनेजिंग कमेटी में एक पर्सन होता है या बहुत सारे पर्सन होते हैं? बहुत सारे होते हैं। है बहुत ना? सारे। तो आपको चेक करना चाहिए मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन लोगों का एटीट्यूड क्या है। ठीक है, इन लोगों की क्वालिफिकेशन चेक कीजिए, इन लोगों का एटीट्यूड चेक कीजिए, इनका रवैया मतलब कैसा है, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या फिर ऑडिटर को देखकर नाक चिढ़ा रहे हैं, किस टाइप का रवैया है, पार्टिसिपेटिव है या फिर ये ऑडिट को फालतू चीज मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है और ट्रेजरर कौन है, ये जरूर चेक कीजिए किसी भी सोसाइटी ट्रस्ट के अंदर। Who is president, who is secretary and who is treasurer? So president, secretary and treasurer. प्रेसिडेंट यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट को? अध्यक्ष। सेक्रेटरी को क्या बोलेंगे हिंदी में? सचिव। और ट्रेजरर को क्या बोलेंगे हिंदी में? ट्रेजरर को बताइए। खजांची। खजांची। ठीक है। खजांची। मैनेजमेंट कमेटी जो है उसकी मीटिंग्स कितनी बार होती है साल में, कितना इनके लिए मैंडेटरी है, कितनी बार हुई, मीटिंग्स में क्या क्या डिसीजन लिए गए, मीटिंग की मिनट्स जो हैं वो ले लीजिए इनसे। चलिए आते हैं, स्कूल की मेन इनकम क्या होती है? आपको क्या लगता है स्कूल की सबसे बड़ी इनकम क्या होती है? फीस, स्टूडेंट फी। स्टूडेंट फी, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फी। ठीक है, वैसे तो स्कूल की इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि इनको ग्रांट और डोनेशन भी मिलता है। ठीक है, मोस्टली जो स्कूल्स के पास जमीन है, ठीक है, ये इन्होंने परचेज नहीं की हुई। मोस्टली स्कूल के पास जो जमीन है वो इनकी परचेज ना की हुई होकर क्या है, वो इनको दान में मिली हुई है, राज्य सरकार से, लोकल बॉडी से, केंद्र सरकार से। ठीक है, इसके अलावा इनको भारी ग्रांट एंड डोनेशन मिलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉमन पब्लिक से भी मिलती है इनको, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। ठीक, ट्यूशन फीस के अलावा इनके पास और बड़े जो इनकम के सोर्स होते हैं वो आपके जो इनके स्कूल्स में एग्जाम फीस होती है, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, वो आप स्लाइड्स में देखते चलेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करते हैं, रेंटल इनकम अर्न करते हैं, स्पेशल फंक्शन से इनकम, कंसर्ट कराकर चैरिटेबल स्कूल के लिए इनकम जनरेट करवा लेते हैं। ये स्कूल के हॉल को ये बुकिंग के लिए दे देते हैं जब जून की छुट्टियां होती है वगैरह। ठीक है, इवनिंग में स्कूल की बिल्डिंग को, कोचिंग सेंटर्स को किराए पर दे सकते हैं। स्कूल वालों के पास बहुत सारे इनकम के सोर्स है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनको मिलता है, क्योंकि चैरिटेबल एसोसिएशन है तो सब्सक्रिप्शन तो इनका मुख्य सोर्स रहता ही है। इसके अलावा भी इनके पास और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस जो होती है वो आपको चेक करनी है कहां कहां से। एक तो आपको चेक करनी है कैश बुक में उसकी एंट्री से। कैश बुक में जो एंट्री होगी वो पर स्टूडेंट की होगी या फिर डे वाइज होगी, कैसे एंट्री होगी? हाँ जी, कैश बुक में एंट्री पर स्टूडेंट की होगी या डे वाइज एंट्री जो? डे वाइज होगी। डे वाइज होगी तो पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो कैश बुक से मिलेगा नहीं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि पर स्टूडेंट का कैश बुक से रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैश बुक में तो डे वाइज एंट्री होगी, तो कैश बुक की बजाय यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होंगे? कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स का मतलब कोई समझा सकता है मुझे? सर वो स्टूडेंट फी रजिस्टर वगैरह होगी। ये सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल, सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स। सब्सिडरी लेजर अकाउंट का मतलब आपने हर स्टूडेंट का अलग अलग खाता खोला हुआ है। जैसे मैंने एकेडमी में स्वीटी का अकाउंट खोल दिया, योगेश का खोल दिया, मीनाक्षी का खोल दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि कितनी फीस कितने तारीख को आई, तो मैंने कहा इनसे मुझे 10,000 मिले इस तारीख को, 10,000 मिले इस तारीख को, फिर मेरे को 45,000 मिले इस तारीख को। इस तरीके से मैं नोट कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये जो पर स्टूडेंट मैं रिकॉर्ड तैयार कर रहा हूं, क्या ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है या ये फिर मेरे इंटरनल कंट्रोल का पार्ट? इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल का पार्ट। ये मेरे इंटरनल कंट्रोल का पार्ट, ठीक है। ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं एंट्री जब फीस आएगी तो क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू स्वीटी या स्वीटी डेबिट टू कैश? नहीं ना, क्या करेंगे अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस, फीस, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो जरा, कहीं पर बच्चे का नाम ही नहीं आ रहा, कहीं पर पता ही नहीं चल रहा किस बच्चे से कितनी फीस आई है कैश बुक से। तो कंट्रोल अकाउंट यहाँ पर बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो आपको एक तो कैश बुक से टोटल वगैरह पता चल जाएगा डे वाइज, एक आपको कैश बुक से चेक करना है, एक कंट्रोल अकाउंट से, एक ये स्टूडेंट्स का रजिस्टर मेंटेन करते हैं। कौन सा रजिस्टर? एक होता है अटेंडेंस रजिस्टर। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट में हेरा फेरी करते हैं क्या स्कूल कोचिंग वाले? ज्यादा दिखाते हैं, कम दिखाते हैं? कम दिखाता। कम दिखाते हैं। कहते जी मैं तो बच्चे ही नहीं है जी, हम तो 5-10 बालक पढ़ाते हैं, ठीक है। ओ इनकम टैक्स वालों दूर रहना हमसे, ठीक है। तो ये ना अटेंडेंस रजिस्टर से आपको पता चल जाएगा। बाकी जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वे भी कम क्यों दिखाती है, उनके ऊपर तो सर इनकम टैक्स लगता ही नहीं। तो मैं बता दूं, हर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, इनकम टैक्स वाले जब छूट देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आपके ऊपर नियम भी लगाएंगे छूट देते टाइम या सीधी छूट दे देंगे? रूल्स तो लगेंगे सर, है ना, रूल लगेंगे। वो कहेंगे कि जो आपके पास सरप्लस आ रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए। वो कहेंगे कि ज्यादा फीस क्यों लेते हो स्टूडेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट भी आपका जो सोसाइटी ट्रस्ट का लाइसेंस है वो छीन लेगी अगर आप ज्यादा फीस लोगे। अच्छा, सरप्लस को वो बांटने नहीं देगी डिविडेंड के तौर पर। आप मतलब करना चाहते हो कि जो स्टूडेंट से फीस आ रही है उसको पर्सनली यूज करना चाह रहे हो, तो आप स्टूडेंट की फीस पूरी दिखाओगे या कम दिखाओगे? अगर आप पर्सनल यूज करना चाह रहे हो स्टूडेंट फीस का, कम दिखाएंगे। ज्यादा दिखाओगे फिर तो। मैं पर्सनल यूज करना चाहता हूं तो मैं कम दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि बच्चे मेरे पास है 15, जबकि बच्चे कितने हैं 30, तो 15 का तो पक्का रिकॉर्ड तैयार हो गया। लेकिन बाकी जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनका सारा कच्चा रिकॉर्ड है। क्या ये जो इन बच्चों की फीस है इसका मैं मिस यूटिलाइजेशन मेरे हिसाब से यूज नहीं कर पाऊंगा? कर लूंगा। इसमें फ्रॉड भी किया जा सकता है, फ्रॉड की बदबू आएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप सोसाइटी के रूल्स को सरपास कर जाओगे, फ्रॉड कर सकते हो, रूल्स को सरपास कर सकते हो। तो चाहे चैरिटेबल एसोसिएशन हो, हमें उसके स्टूडेंट रजिस्टर्स को और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हर हाल में पता लगाना ही लगाना है। हर हाल में हमें स्टूडेंट्स की सही संख्या का पता लगाना ही लगाना है। बहुत सारे चैरिटेबल स्कूल्स को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, तो स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा भी दिखा सकते हैं सब्सिडी हासिल करने के लिए। तो वो भी हमें चेक करना है कि स्टूडेंट वास्तव में इनरोल। चलिए, स्टूडेंट रजिस्टर से पता चल जाएगा। अच्छा, स्कूल के अंदर और कोई तरीका है जिससे हम बच्चों कितने हैं उनका पता लगा सके? फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन और आईडी कार्ड कितने इश्यूड है उससे भी पता लग सकता है आपको। कितनी स्कूल ड्रेस सेल की इन्होंने, उससे भी कुछ आइडिया लग सकता है आपको। अगर स्कूल से ही बुक्स लेनी जरूरी है सर, हाँ जी, स्कूल ड्रेसेस से तो क्या आइडिया लग सकता है, हर साल कोई नई थोड़ी ना लेता बच्चा। मैं कह रहा हूँ आइडिया लग सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि इससे पक्का पक्का लग जाएगा। मतलब इट मे भी किसी हल्का बहुत क्लू मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि स्कूल में नियम क्या है, हर साल नई ड्रेस लेनी है या फिर 2 साल में नई ड्रेस लेनी है, आइडिया लग सकता है। और किस चीज से किसी पता बच्चे से भी पूछ लेंगे सर। अच्छा, बच्चों से इंक्वायरी कर लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चनिंग, सर नंबर ऑफ बसेस। नंबर ऑफ बसेस से आइडिया लगता है, बिल्कुल सही आइडिया लगता है।
ये नंबर ऑफ बसेज होती है ना, मैं जब स्कूल्स में सेमिनार करने जाता हूँ ना, तो स्कूल कैसा है वो ना मेरे को नंबर ऑफ बसेज से ही दिख जाता है कि बड़ा स्कूल है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है बुरा है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे स्कूल में या कम होंगे वो मुझे स्कूल के अंदर बसेज से पता चल जाता है। छवि, तुम्हारे स्कूल में कितनी बसेज है बेटा ओपीजेएमएस में? सर लगभग नंबर तो काफी ज्यादा है, ध्यान नहीं। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्कूल बस है आपके स्कूल के अंदर। हंसिका को आपके पता होगा। हंसिका को पता होगा, स्वीटी को पता होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से हिसार के अंदर ऐसा स्कूल एकमात्र ओपीजेएमएस ही है जिसमें 5000 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये गलत साइन लगा दिया ना, ये तो रुपए बना दिया मैंने इसको। 5000 स्टूडेंट, 6000 है कुछ। अच्छा 5000 से बढ़ गए सर। 5000 प्लस स्टूडेंट है। बाकी किसी भी स्कूल में 2500 या 3000 से ऊपर भी बच्चे नहीं। तो आपके स्कूल के अंदर जब मैं जाता हूं तो मैं बसीज को देखकर हैरान हो जाता हूँ, इतनी बसीज है पूछो ही मत। ऐसे ही द आर्यन स्कूल में जाते हैं तो और वहां सर हम छुट्टी में भाग भाग के हम लोग परेशान होते थे। छुट्टी होती थी, वहां लास्ट में खड़ी होती थी मेरी बस, तो वो सारा रनवे पार करके जाना होता था। सारा रनवे पार करके जाना। सही सही में सर, वो 2 किलोमीटर का एरिया, उसमें वहां उन्होंने बसेस खड़ी कर रखे हैं, सबका अलग अलग स्टैंड बना रखा। लास्ट में खड़ी होती थी मेरी बस, वहां जाना पड़ता था मेरे को और रोज। जब वो बसेज निकलती थी तभी भी ना मैंने देखा है कि बस जब निकलती है ना तब भी एकदम जाम जैसी स्थिति बन जाती है आपके स्कूल में। सर बिल्कुल, आधा घंटा तो बसेस निकलने में ही लगता है स्कूल से। हाँ, और जबकि ना बहुत ज्यादा संख्या में स्टाफ खड़ा होता है गेट के ऊपर, कम से कम 5 से 10 लोग खड़े होते हैं बसेज को निकालने। चलो, यस सर। तो इन सब चीजों से स्टूडेंट्स का आइडिया लग सकता है। बाकी आप अपने माइंड को ओपन रखिए, ठीक है। आपको क्लू मिल जाएंगे वहां पर कि स्कूल में बच्चे कितने हैं, ठीक है। क्लासेज को आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, क्लास टीचर से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल के पास रिकॉर्ड होता है हर स्टूडेंट का, उस रिकॉर्ड को, वो उनका इंटरनल रिकॉर्ड है, वो भी आप मांग सकते हैं। चलिए जी, फीस कौन कलेक्ट? एग्जाम का भी देख सकते हैं ना। हाँ जी, एक सर जैसे एग्जाम हुए, इन्होंने कितनी फोटोकॉपीज प्रिंट कराई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितने बच्चों का एग्जाम लिया है, ठीक है। दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन जज कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। फीस कौन कलेक्ट कर रहा है, मोड क्या है फीस कलेक्ट करने का, क्या ये हमारी ऑडिट के लिए रेलिवेंट है? यस सर। है ना। कौन फीस कलेक्ट करता है, क्या वो प्रॉपर अथॉरिटी है, ठीक है। कितने बंदे फीस कलेक्शन में लगे हुए हैं, मोड ऑफ फीस कलेक्शन, मोड ऑफ फीस पेमेंट क्या है। अगर मोड ऑफ फीस पेमेंट कैश और स्कूल में 5000 प्लस बच्चे हैं, क्या कहोगे? फ्रॉड की संभावना ज्यादा होगी? मैं कहूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 5000 बच्चे थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पर कैश की बजाय क्या होना चाहिए, बेटर मोड क्या होना चाहिए, चेक, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट, कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर कैश है तो फिर उसको संभालने के लिए कम से कम 10 बंदे होने चाहिए और उसको तुरंत, मतलब सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराना। फीस की रिसिट से आपको पता चलेगा, रिसिट बुक जो होती है फीस की, उससे भी आइडिया लगेगा कितनी रसीदें कटी हुई है, ठीक है। कितनी कटनी चाहिए थी, ज्यादा तो नहीं काट रखी, कम तो नहीं काट रखी। तो ये आपके पास कई सोर्स हो गए जिससे आप स्टूडेंट फीस का पता लगा सकते हैं। आपके पास कैश बुक हो गई, कंट्रोल अकाउंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल अकाउंट्स, स्टूडेंट रजिस्टर हो गया, आईडी कार्ड्स हो गए, स्कूल ड्रेस हो गई, हॉस्टल में कितने बच्चे हैं वगैरह है, इससे भी आइडिया लग सकता है, ठीक है। आइडिया लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रिसिप्ट बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट रजिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस रजिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, स्कूल के अंदर फीस के अंदर गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। चेक इंटरनल कंट्रोल ओवर फीस कलेक्शन। बहुत गड़बड़ होती है यहाँ, प्रॉपर कलेक्शन हो। जिन बच्चों की फीस नहीं आई उन पर एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, वरना जिन बच्चों ने फीस दी वो बेवकूफ कहलाएंगे, ठीक है।
तो एक्शन टेकन रिपोर्ट को चेक कीजिए ऑन द फीस नॉट कलेक्टेड। क्यों फीस कलेक्ट नहीं हुई? ठीक है, आपने जो भी फीस रखी है वो फिर आप चार्ज कीजिए। अगर किसी बच्चे को फीस में कंसेशन देना है तो वो प्रॉपरली ऑथोराइज्ड होना चाहिए, लेकिन जो भी फीस आपकी डिसाइड हो चुकी स्टूडेंट की वो कलेक्ट हो हर हाल में। अगर फीस कलेक्ट नहीं कर पा रहा स्कूल तो मैनेजमेंट गुड कहलाएगी या पुअर कहलाएगी? पुअर मैनेजमेंट। कितनी फ्रीक्वेंसी पर कैश डिपॉजिट होता है, किसकी कस्टडी में कैश रहता है, ताला चाबी फिजिकल उसका सेफ्टी है या नहीं है, कैमराज लगे हुए हैं उस एरिया में नहीं लगे हुए, और काम बटा हुआ होना चाहिए। काम बटा हुआ होना चाहिए मतलब कि टोटल पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। गुड इंटरनल कंट्रोल की निशानी होती है कि वर्क शुड बी सेग्रीगेटेड, अकाउंटिंग कोई और करे, ठीक है, यानी कि रसीदें कोई और दे, कैश कोई और कलेक्ट करे, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री अलग बंदा कर रहा है और जो आपका फीस कलेक्ट कर रहा है वो अलग बंदा है, फीस को डिपॉजिट अलग बंदा करा रहा है, तो वहां पर फ्रॉड की संभावना कम रहेगी। एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीजें होंगी तो वो इंटरनल कंट्रोल को बड़ी आसानी से सरपास कर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि फ्रॉड ना हो। चलिए देखिए कि स्कूल में रिस्क कितना है फ्रॉड होने का और उसके हिसाब से इंटरनल कंट्रोलिंग का एडिक्वेट है या नहीं है। आजकल स्कूल्स के अंदर एक बड़ी चीज चल रही है, एक सेक्शन सा है जिसके तहत तो बच्चों को ना फ्री एजुकेशन मिल जाती है स्कूल्स के अंदर, इवन प्राइवेट स्कूल के अंदर बिल्कुल फ्री। कौन सा सेक्शन है? राइट टू एजुकेशन है, शायद सेक्शन 134 कुछ ऐसा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को स्कूल में टेस्ट देना पड़ता है और अगर वो उस टेस्ट को पास कर पाते हैं तो उनको फ्री एजुकेशन मिलती है। स्कूल वालों को इन फ्री एजुकेशन के बदले में गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है, ग्रांट मिल जाती है। तो आपको चेक करना चाहिए कि जिन बच्चों को फ्री एजुकेशन दी हुई है उन्होंने वो टेस्ट दिया था या नहीं दिया था। उस टेस्ट का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए स्कूल के पास। जिसको भी इस धारा के तहत एडमिशन दिया है उस बच्चे का जो इनकम सोर्स है फैमिली का वो हमारे पास होना चाहिए स्कूल के पास, और आपको ऑडिट करना है कि किसी भी अमीर के बच्चे को फ्री एजुकेशन ना मिले और कोई गरीब का बच्चा छूटे ना, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के जो नियम है उनको आप चेक करेंगे, ठीक है। जो भी फीस वगैरह का रिकॉर्ड है उससे आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई फीस नहीं आती है, ठीक है, फ्री में पढ़ने वाले कितने हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ सच स्टूडेंट का पता लगाइए। इन बच्चों की फैमिली इनकम को चेक कीजिए, इनकम सर्टिफिकेट जो फैमिली मेंबर्स ने पेश किया है इनके पेरेंट्स ने, और चेक कीजिए योग्य हो। सिर्फ गरीब होना काफी है या योग्य भी होना चाहिए बच्चा? तो योग्य भी होना चाहिए, ठीक है, मेरिटोरियस लेकिन गरीब। और स्कूल्स के अंदर हम क्या चेक करें? एग्जाम फीस इनको मिलती है, एग्जाम फीस अलग से कलेक्ट करते हैं स्कूल वाले या नहीं करते, ये चेक कीजिए। दूसरा ये चेक कीजिए कि जो इनकी टोटल फीस है वो क्या है। टोटल फीस है मान लीजिए इनकी साल की 1 लाख रुपए, उसमें से चेक कीजिए स्कूल वालों की जो फीस होती है ना वो काफी अलग होती है। उसमें ना बाइफर्केशन बहुत सारा होता है, इसमें से इतनी ट्यूशन फीस, इसमें ये इतना ये, ठीक है। तो इसमें से ट्यूशन फीस कितनी है, बिल्डिंग फंड का पैसा भी लिया है आपने उनसे, लैब फंड का पैसा भी लिया है आपने, ठीक है। आपने उनसे एग्जाम फीस भी उसी में ले ली या नहीं ली ये चेक हो जाएगा। स्टेशनरी वगैरह का भी। स्टेशनरी वगैरह का, ठीक है। ट्यूशन फीस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी क्या? मानवी, हनी, ट्यूशन फीस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी क्या? जिन 5 बच्चों की ड्यूटी लगाई गई थी ना जवाब देने की, जवाब दे, मूर्ति की तरह मत बैठे रहे।
जाएगी सर। Yes, sir. ठीक है। Yes. बिल्डिंग फंड के लिए जो पैसा मिला है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं सर। Balance sheet में जाएगा। हाँ, वो बैलेंस शीट में डायरेक्ट जाएगा। वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रूट होता हुआ नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा। लैब फंड का पैसा ये भी डायरेक्ट जाएगा बैलेंस शीट। Balance बैलेंस शीट में। ठीक है। एग्जाम फीस जो है ये कहाँ जाएगी? कम एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट में। ठीक है, इस तरीके से चेक कीजिए फीस का बाइफरकेशन। सीधा 1 लाख इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना सही होता क्या? नो सर। नहीं, No, गलत सर। गलत हो जाता ना। चलिए, तो बाइफरकेशन जरूर चेक कर लीजिए। स्कूल वाले ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं देते हैं, सरकारी स्कूल वाले देते हैं क्या? नो सर। नो सर। वो तो कहते हैं आप भी आ जाओ, बोले कि कुछ है नहीं जी हमारे पास आने के लिए। बोले कोई ना, आपके पास 2 पैर दिए हुए भगवान ने, उस पे चल के आ जाओ। लेकिन बहुत सारे जो चैरिटेबल स्कूल्स हैं वो देते हैं ये सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फ्री में देते हैं, चार्ज लेते चार्ज लेते हैं। Charge. हैं। चेक कितना चार्ज लेते हैं, क्या ये चार्ज रिजनेबल है? क्योंकि चैरिटेबल स्कूल है तो चार्ज रिजनेबल होना चाहिए। अगर रिजनेबल नहीं है तो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए क्यों ये अनरिजनेबल चार्ज लेते हैं, काहे का चैरिटेबल स्कूल है। चेक कीजिए स्कूल के फी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है उसकी रसीदें इशू होती है या नहीं होती। रिसीट्स आपको वो पता ही, सीरियल नंबर वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। और स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक कीजिए, सारे बच्चे तो आते नहीं होंगे। ठीक है, तो अलग से इसका रजिस्टर बनता होगा या फिर अलग से कॉलम बना रखा होगा स्टूडेंट रजिस्टर में ही। ठीक है, कि कितने बच्चे इस सुविधा का लाभ लेते हैं। स्कूल की बसेस जो हैं उनके ड्राइवर का खर्चा चेक कीजिए। ठीक है, स्कूल की बसेस जो हैं उनके अंदर प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट हो। स्कूल की जो बसेज हैं उनके अंदर हर प्रकार की सुविधा हो, ये भी आपको चेक करके रिपोर्ट करना है। ये आपके चाहे फाइनेंशियल से रिलेटेड ना हो, लेकिन आज के टाइम में जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो नॉन फाइनेंशियल मैटर पर रिपोर्ट करने के लिए बाउंड हो चुकी है। तो फाइनेंशियल ऑडिटर को इस चीज का ध्यान रखना है कि वो ये भी चेक करे कि स्कूल बसेज की हालत ठीक है या नहीं है, बस कितने साल पुरानी है, क्या बस सेफ है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ड्राइवर ट्रेंड है, ये सब पॉइंट के ऊपर भी आप कमेंट डाल सकते हैं। आजकल फाइनेंशियल ऑडिट का स्कोप घट गया है, बढ़ गया है? तो हम कहेंगे जी बढ़ गया है। और फाइनेंशियल के अलावा अपने को नॉन फाइनेंशियल मैटर पर भी रिपोर्ट करना चाहिए, ऐसी डिमांड राइज हो रही है और हम फुलफिल भी कर। सब्सिडरी रजिस्टर जो है होता है वो यहाँ पर भी आपको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, सब्सिडरी रजिस्टर को कंट्रोल अकाउंट्स भी हम बोल सकते हैं, उसी से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन। अगर स्कूल वालों ने कंट्रोल अकाउंट बनाए नहीं रखे तो क्या हम ये लिख दें कि इनका इंटरनल कंट्रोल वीक है, जिससे कि फ्रॉड की और एरर की संभावना बढ़ जाती है? यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलिए। स्कूल के पास कैंटीन भी हो सकती है, कैंटीन से भी ये पैसे कमा सकते हैं। कैंटीन इनकी खुद की हो सकती है, इन्होंने रेंट पे चढ़ा रखी हो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों हो सकते। दोनों हो सकते हैं। कहां पर तुम्हें ऑडिट में ज्यादा जोर आए? सर जब खुद की होगी तब। रेंट। खुद की होगी। खुद की होगी तो बहुत जोर आएगा, क्योंकि उसमें परचेज चेक करो, सेल चेक करो, मतलब एक टाइप का एक छोटा स्टोर और चेक करना पड़ेगा आपको स्कूल की ऑडिट के अंदर। ठीक है, वहां पर आपको फूड स्टफ की इन्वेंट्री से भी मतलब होगा। लेकिन अगर मान लो स्कूल वालों ने उस कैंटीन को रेंट पे चढ़ा रखा है तो परचेज, सेल, इन्वेंट्री ये सब तुम्हें चेक करने की जरूरत है? नो सर। नो सर।
तो सीधा रेंटल इनकम चेक करो, रेंटल एग्रीमेंट चेक करो, रेंट की रसीदें चेक करो। ठीक है, कोई रेंट अभी तक आया नहीं है और वो काफी पुराना हो चुका है तो वो चेक करो क्यों नहीं आया, क्वेश्चनिंग कर लो। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रेंट की एडजस्टमेंट कर लो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस की एडजस्टमेंट कर लो, बस इतना ही। लेकिन अगर खुद का है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सारा खर्चा, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी चेक करनी पड़ेगी, और जो 31 मार्च को स्टॉक की काउंटिंग होती है उसमें आपको अपने आर्टिकल को या खुद को जाना भी पड़ेगा। ठीक है, बिलिंग भी चेक करनी पड़ेगी, फिर सारी की सारी एक्सपेंडिचर भी चेक करना पड़ेगा। क्या ऐसा भी एग्रीमेंट हो सकता है कैंटीन ऑपरेटर के साथ कि कैंटीन तो कैंटीन ऑपरेटर चला रहा है बट अपने को रेंट ना मिलकर उससे कमीशन मिल रहा है, जो टोटल सेल्स कैंटीन ऑपरेटर कर रहा है उसकी सेल्स पर हमें एक फिक्स कमीशन मिलता है। यस सर। हो सकता है। यस मोस्टली जो स्कूल्स होते हैं वो या तो रेंट पे चढ़ा देते हैं कैंटीन को या फिर ना कमीशन लेते हैं कैंटीन ऑपरेटर से। कमीशन अगर हम लेते हैं उससे तो सामने वाला जो पर्सन है उसकी सेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कितनी सेल्स की, सेल्स का रिकॉर्ड चेक नहीं करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हॉस्टल हो सकता है स्कूल कॉलेज के अंदर खुद का। ठीक है, हॉस्टल जो है उसका एक सेपरेट रजिस्टर कंट्रोल अकाउंट जरूर मेंटेन, सेपरेट रजिस्टर हो साथ में कंट्रोल अकाउंट हो, मजे आ जाएंगे। इससे एक तो स्कूल का इंटरनल कंट्रोल सुधरेगा, दूसरा हमें ऑडिट में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। जितना उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा उतना ही हमें ऑडिट में हेल्प मिलेगी। सेपरेट रजिस्टर हो उनके पास जिसमें सभी स्टूडेंट्स का इकट्ठा रिकॉर्ड हो और हर एक स्टूडेंट का अलग से लेजर अकाउंट भी हो, जिसमें हॉस्टल की कितनी फीस आनी थी, कितनी आ गई, कब ड्यू हुई फीस, कब आई, ये सब वार्डन से पूछताछ करो। मील जो है उसके क्या चार्ज लिए जा रहे हैं, मील क्या दिया जा रहा है, अगर मील हम दे रहे हैं, बाहर से नहीं आता, स्टूडेंट खुद नहीं मंगवाते, यानी कि हम हॉस्टल के अंदर सिर्फ कमरे ही नहीं बल्कि साथ में मील भी दे रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फूड स्टफ की परचेज, फूड स्टफ की इन्वेंट्री को चेक करना। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब मीटर हर बच्चे के रूम के आगे लगा हो। सेपरेट सब्सिडी लेजर कंट्रोल अकाउंट हो गया हमारा पॉइंट। और हॉस्टल के अंदर हम क्या चेक कर सकते हैं, हॉस्टल को फिजिकली वेरीफाई करना, फर्नीचर किसका है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की काउंटिंग, ठीक है, अलमीराज की बेड की काउंटिंग, ये सब चेक करना, ये सब आपको करना। इसके अलावा इनके पास डोनेशन आते हैं। डोनेशन के लिए आप कोरेस्पोंडेंस चेक कीजिए, डोनेशन जिस व्यक्ति से मिला है, डोनर जो है वो कौन है, डोनर जो है उसके पास ये जो पैसे देने के लिए आए कहां से, ये सब भी आपको चेक करना पड़ सकता है। सब्सक्रिप्शन को हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर। ग्रांट जो आई है उसमें ये चेक करना है कि ग्रांट का पर्पज क्या है। इसके अलावा ग्रांट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं दोगे गवर्नमेंट की तरफ से वो ग्रांट फाइनलाइज नहीं होगी। ठीक है, पर्पज अगर ग्रांट का है कोई कैपिटल पर्पज तो फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आनी चाहिए। पर्पज या जनरल पर्पज तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले सकते हो आप, और जिस पर्पज के लिए ग्रांट मिली है वहीं पे खर्च हो, ये हमें चेक करना है। ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि पैसा खर्च हुआ, और ये भी चेक करना है जहां खर्च होना चाहिए था वहीं खर्च हुआ। रेंटल इनकम, स्कूल वाले जो होते हैं उनके पास दुकानें भी हो सकती है, ठीक है, बाहर की तरफ दुकानें निकाल देते हैं, वो चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम चेक करेंगे, ये सब हम ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आती है इनकी आईटीआर। क्या स्कूल वालों को आईटीआर फाइल करनी चाहिए? यस, आईटीआर मस्ट बी फाइल्ड। अगर आपकी इनकम जो आपकी इनकम है वो अगर आपकी टैक्सेबल की कैटेगरी में आ रही है तो चाहे टैक्स ना लगे आपको तो भी आईटीआर भरनी पड़ेगी। आईटीआर भरनी जरूरी है, इनकम टैक्स वालों के पास आपका रिकॉर्ड जाना चाहिए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम अगर आपकी इनकम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, जैसे 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है, 5 लाख रुपए तक की एग्जम्प्ट है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम इनकम है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आईटीआर फाइल करने का एक पर्पज ये भी हो सकता है टीडीएस का क्या, रिफंड। ठीक है,
टीडीएस का रिफंड बनता है क्या? इन्होंने आईटीआर फाइल करके रिफंड क्लेम किया क्या? रिफंड मिल गया क्या? रिफंड पर इनको इंटरेस्ट भी मिलता है। जब भी आपको इनकम टैक्स से रिफंड मिलेगा तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या मैं इनकम टैक्स रिफंड को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूं? क्या मेरे को इनकम टैक्स वालों से रिफंड मिला 60,000 रुपए का, क्या मैं इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूं? नहीं। उसके दो हिस्से करो कि कितना हमारा टीडीएस कटा था। हमारा टीडीएस कटा था सर 55,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए फालतू आए, किस चीज के? इंटरेस्ट के। ये जो इंटरेस्ट है ये कहां जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपके सबसे बड़े खर्चों में होती है सैलरी स्टाफ की। पीएफ काटा क्या? पीएफ की रिटर्न टाइम पे जमा करी क्या? सैलरी जो है वो परमिशिबल लिमिट के अंदर होनी चाहिए। कितना स्टाफ है? सैलरी जिनको दी जा रही है उनके साइन लिए गए क्या सैलरी रजिस्टर पर? सैलरी जिन जिनको दी गई है उनका टीडीएस काटा क्या? आप इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट हो। इसका मतलब जो आपके यहाँ जितने भी स्टाफ मेंबर है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, वो सब भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। यस और नो? नो सर। नो सर। हाँ, वे नहीं है इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट। अब यूनिवर्सिटीज तो टैक्स से एग्जम्प्ट होती है, यूनिवर्सिटी के टीचर प्रोफेसर थोड़ी टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं। तो इनका टीडीएस काटा क्या? और फिर टीडीएस हमने काटा है तो रिटर्न भी हम ही फाइल करेंगे। तो टीडीएस की रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कूल्स की, और ये सीए के लिए एक बड़ा एरिया भी है जहां से आप कमाई कर सकते हो। स्कूल की ऑडिट, स्कूल की टीडीएस रिटर्न, स्कूल की प्रोविडेंट फंड की रिटर्न,